हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स बच्चों। तो चलिए, आज हमारा है डे 6 ऑफ टॉप 50 गेस्ट पेपर्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके जेएनवी के एग्जाम में आने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, और हम रोज गेस्ट पेपर में इस चीज को डिस्कस करते हैं कि जो आपका जेएनवी का एग्जाम है ना बच्चों, ठीक है, उसमें आपके 4 सेगमेंट्स आते हैं। फर्स्ट इज हिंदी, इंग्लिश, गणित, और हमारा कूलेस्ट सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान का। ठीक है, 15-15 क्वेश्चंस आपको कहां से मिलने वाले हैं? लैंग्वेज से। और 35-35 क्वेश्चन जो कि 35-35 मार्क्स के ही हैं, वो आपको कहां से मिलते हैं? मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस से। ठीक है, तो ये टोटल बनाता है आपका 100 का, जिसमें से आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। और कितना स्कोर करना है? स्कोर करना है 95 प्लस का, है ना बच्चे। तो इसी की तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए वेदा एकेडमी डेली 6 बजे आपके लिए लेकर आता है गेस्ट पेपर। 50 दिन की सीरीज में रोज आइए और रोज अपनी मेहनत को एक स्टेप आगे ले जाकर जेएनवी में अपनी सीट को पक्का कीजिए। चलिए, हम लोग मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। क्या आपकी गौरी मैम क्या पढ़ाती हैं? मैं पढ़ाती हूँ आपको जर्नल साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल साइंस के धमाकेदार और मजेदार क्वेश्चंस के साथ। तो बच्चों, फटाफट से अपने लिए क्या निकाल लो? डायरी निकाल लो और एक पेन निकाल लो, बस, और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तब तक मैं लगाती हूँ 66 नंबर का क्वेश्चन। फिर हम क्या करने वाले हैं? फिर हम करेंगे उनको सॉल्व, और जो हमें नहीं समझ में आएगा वो भी हम यहीं समझेंगे। ठीक है बच्चे? ओके, कहाँ है हमारे क्वेश्चंस? ठीक है, तो ये है बच्चे हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन, जो कि हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? 66 टू 100 तक जाते हैं। तो 66 का जो क्वेश्चन है बच्चे, वो क्या बोलता है? ड्रिप इरिगेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर। जो हमारा ड्रिप सिंचाई है वो सबसे ज्यादा अधिक उपयोगी क्यों है? फटाफट से सबको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। हर बच्चा अपना आंसर शेयर करेगा। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है ड्रिप इरिगेशन मतलब कैसा होता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो हमारा पानी जो है वो गिरता है। तो सिंपल फ्रूट प्लांट्स एंड गार्डन्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, फलदार पौधे और बागानों के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वीडीसाइड। निम्नलिखित में से खरपतवार नाशी का उदाहरण कौन सा है? वीडीसाइड्स क्या होते हैं? वो खरपतवार बेसिकली जो प्लांट से कंपीट करते हैं। किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए, है ना। तो हमें खरपतवार को हटाना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू बच्चों हम क्या कर सकते हैं? हम खरपतवार को हटा सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका 24D। ठीक है बच्चे, ये आपको याद रखना है, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 68 पे। Why do weedicide does not harm the main crop? खरपतवार नाशी मुख्य फसल को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते? भाई, वीडीसाइड को कैसे पता चल गया कि ये क्रॉप है हमारी, मुझे इस पर असर नहीं करना है, लेकिन जो वीड्स हैं मुझे उन पर असर करना है? कैसे डिफरेंस करा उसने? क्योंकि वो सेलेक्टिव होते हैं। बेसिकली वो बनाए इसलिए गए हैं ताकि वो डिफरेंस कर पाए। उनका जो केमिकल फॉर्मुलेशन है बच्चे, वो उसी प्रकार का होता है कि हाँ, वो डिफरेंस कर पाए कि ये हमारी मेन क्रॉप है और ये है हमारा गंदा सा वीडीसाइड, वीड्स बच्चे। ठीक है, तो बिकॉज दे आर सिलेक्टिव एंड अफेक्ट ओनली वीड्स, तो ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वे चयनात्मक होते हैं और केवल खरपतवारों को ही प्रभावित करते हैं। उनका केमिकल ऐसा बेस्ड है बेसिकली। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो नोन एज, सूक्ष्म जीवों को भी कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। तो फटाफट से कमेंट में आंसर करो कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, मैक्रोब्स, माइक्रोब्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, विजिबल ऑर्गेनिज्म, बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? बिल्कुल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही एक वर्ड निकला था जिसका नाम होता है बच्चे माइक्रोब्स। तो सिंपल आंसर हो गया बी, यानी कि सूक्ष्म जीव। ठीक है, द टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर ऑन अ स्पॉइल्ड ब्रेड आर, सड़ी हुई ब्रेड पर दिखाई देने वाली छोटी काली संरचनाएं होती हैं कैसी बच्चों? बताइए। देखो, मैंने आपको बताया था जब हम सूक्ष्म जीव वाला पढ़ रहे थे, मान लीजिए ये हमारा क्या है? ये हमारे एक ब्रेड लोफ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसको मैंने कहा रख दिया बाहर के मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, रख दिया जहां पर नमी प्रेजेंट है। तो आपको थोड़ी देर बाद वहां पर क्या दिखाई दे जाएगा? काले काले से राउंडेड स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बच्चों मोल्ड। और बेसिकली ये क्या होता है? ये होता है फंजाई। क्योंकि आपने देखा होगा ना, कभी भी कोई चीज अगर आप बाहर रख दोगे तो वो सड़ने लगती है, उस पर फफूंदी लग जाती है। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल इसका आंसर हो जाएगा बच्चे फंगल स्पोर्स, यानी कि कवच के बीजाणु।
ठीक है, क्लियर है? हर चीज को रिलेट करने की कोशिश करो कि कहां पर हम इस चीज को देखते हैं। क्लियर? Which device is used to observe microorganism that cannot be seen with a magnifying glass? कौन सा ऐसा उपकरण है जो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? हम सब जानते हैं वो है बच्चे माइक्रोस्कोप, है ना? जो हमारी लेबोरेटरीज होती हैं उसमें हम बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं। जो आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, जो लोग बायोलॉजी लेंगे वो इस चीज को देखेंगे कि हम सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं किसके लिए? माइक्रोब्स को देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन डिजीजेज लाइक कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा आर कॉज्ड बाय, सर्दी और इन्फ्लुएंजा जैसे सामान्य रोग किसके कारण होते हैं? देखो मैंने आपको बोला है कि आपके एनसीईआरटी में टेबल मेंशन है, अगर आपने वेदा की स्टडी गाइड है आपके पास तो उसमें भी देखो बच्चों कुछ इस तरीके से दिखाई देती है हमारी वेदा की स्टडी गाइड, ठीक है? तो इसमें भी बहुत सारी टेबल्स हैं जो बेसिकली डिजीज के ऊपर बनाई गई हैं, क्योंकि जेएनवी इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है और हर बार पूछता है, ठीक है? तो आपको भी इसको परचेज कर लेना है बिकॉज ये डिजीज वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो हमारा कॉमन कोल्ड है वो किससे होता है? वायरस से होता है, यानी कि विषाणु से कॉज होता है, ठीक है? 73 एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट, एंटीबायोटिक दवाएं जो होती हैं प्रतिजैविक, बेसिकली एंटीबायोटिक को क्या बोला जाता है? एंटीबायोटिक को बोला जाता है प्रतिजैविक, ठीक है? प्रतिजैविक जो है वो किसके अगेंस्ट काम नहीं करती हैं, मना करा हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? तो एंटी का मतलब क्या है? देखिए हम नाम से समझते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है? तो एंटी का क्या मतलब है? एंटी का बच्चे मतलब होता है अगेंस्ट, यानी कि अगेंस्ट में काम करेगा। बायोटिक का क्या मतलब है? बायोटिक का मतलब है लिविंग चीजों के ही अगेंस्ट में काम कर सकती है, नॉन लिविंग के अगेंस्ट काम नहीं कर पाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब आपको देखना है कि कौन सी बीमारी किससे होती है। तो एंटीबायोटिक किससे होता है? सिंपल सी बात है, ट्यूबरक्लोसिस होता है हमारा बैक्टीरिया से, ठीक है? तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर जाएगी। टाइफाइड भी होता है हमारा बैक्टीरिया से, इसके अगेंस्ट भी काम कर जाएगी। निमोनिया किससे होता है? वो भी बैक्टीरिया से होता है। सिर्फ और कॉमन कोल्ड एंड फ्लू जो है वो होता है वायरस से, और जो हमारी एंटीबायोटिक्स है वो वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती हैं, क्योंकि अगर ये बाहर है मतलब आउट में है, आउटर लिख देती हूँ, तो ये कैसा है? ये नॉन लिविंग है बेसिकली, ठीक है? और जैसे ही होस्ट के अंदर जाएगा वैसे ही ये कैसा कॉज करेगा? लिविंग कॉज करेगा, मतलब अपने आप को लिविंग बना लेगा, ठीक है? तो इसलिए ये कोल्ड एंड फ्लू में काम नहीं करेगी। सर्दी और फ्लू में आपको एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती हैं इसी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोगों को ज्वाइन करना है हमारा 9-10th का चैनल, बिकॉज अब आप 9-10th में जा रहे हो, आप लोग अपग्रेडेड हो रहे हो। सेम इसी के साथ वेदा 9-10th को फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा 9-10th का कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आपको 9th में जाकर पढ़ाई करनी है। 8th से जैसे 9th में जाते हो ना, शायद गैप तो एक क्लास का है, लेकिन जो सिनेरियोज है ना, जो आपका सिलेबस है, जो आपकी पढ़ाई करने का तरीका है वो एकदम चेंज हो जाता है। तो आपको वो एक्सपोजर कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको वेदा 9-10 पे, दैट इज नोन एज मिनी जेएनवी। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, ठीक है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। कोल वॉज फॉर्म अंडर कंडीशंस ऑफ, कोयला किन परिस्थितियों में बना था? मैंने आपको बताया था कि जो हमारी डेड वेजिटेशन थी ना बच्चे, जितनी भी हमारी डेड वेजिटेशन थी स्टार्टिंग में, ठीक है, वो सब कैसे हो गई थी? दब गई थी किसी चीज के अंदर, बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं वो दब गए थे। तो वहां पर जो टेम्परेचर था ना वो कैसा था? हाई टेम्परेचर था बेसिकली, ठीक है? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की कंडीशंस में बहुत मिलियंस ऑफ टाइम के बाद जो हमारा कोल था, जो हमारा डेड वेजिटेशन था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? कोल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कोयला बन गया। तो सिंपल है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से जो हमारा कोयला है वो बना है, ठीक है? कौन सी सिचुएशन चाहिए थी? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्लियर? कमेंट में जरूर बताना कि चीजें समझ में आ रही है या नहीं, और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है बच्चे? चलिए, कोल इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, कोयला को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये बने होते हैं किससे? बताइए, ये किससे बना है? इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं? जीवाश्म ईंधन बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज ये बना है रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन से। और ये किससे बना है? वनस्पति के अवशेषों से, बेसिकली डेड अवशेषों से बना हुआ है। तो आपको याद रखना है। सेम ऐसे ही बच्चों मैंने आपको बताया है कि जो हमारा पेट्रोलियम है ना, ठीक है, वो किससे बना था? डेड मराइन ऑर्गेनिज्म से। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? क्लियर है?
पेट्रोलियम एंड कोल को आपको याद रखना है कि वो किससे बने हैं, किससे मिलकर बने, और ये दोनों ही जीवाश्म ईंधन है यानी कि फॉसिल फ्यूल है। क्लियर? चलिए, विच सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द हेड ऑफ मॉडर्न सेफ्टी मैच, जो हम मॉडर्न सेफ्टी मैच यानी कि माचिस की तीली का इस्तेमाल करते हैं, उसका जो हेड पोर्शन है वो किससे बना होता है, ये पूछा गया है। तो बेसिकली वो बना होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट से, ये आपको याद रखना है। इसको कर लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से लर्न, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉसिबिलिटी है कि इस बार जेएनवी में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चे, क्योंकि स्टोरी ऑफ मैथ स्टिक आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। 77. Which sequence are correctly represent the ignition of a safety match? सेफ्टी मैचेस में प्रज्वलन का सही क्रम क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कि जो रेड फॉस्फोरस होता है वो कन्वर्ट होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड में, एंड फिर पोटेशियम क्लोरेट जो है वो जल जाता है। तो बी जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, 78 की बात करते हैं। अ सर्कुलर ब्रैकिश रिंग फॉर्म्ड ऑन अ ग्लास प्लेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ, कांच की प्लेट पर बने काले घेरा किसकी उपस्थिति दर्शाता है? जो ब्लैक रिंग बनता है बेसिकली बच्चों, वो हमने पढ़ाई में करी है फ्लेम में, इस तरीके से एक ब्लैक रिंग टाइप का बन जाता है। ठीक है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है बच्चे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स को। आप जानते हैं ना कि कार्बन सबसे ज्यादा कोयले में मिलता है, तो ब्लैक कलर का है बेसिकली। ठीक है, तो वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो एक ब्लैक सर्कुलर रिंग फॉर्म करते हैं। तो सिंपल आंसर हो जाएगा अपूर्ण दहन से बने कार्बन कण। एसिड रेज इन हार्मफुल टू, जो अम्लीय वर्षा होती है वो किसके लिए हानिकारक है? वो सबके लिए हानिकारक है, बिकॉज हमारी एसिड रेन में दो चीजें पाई जाती हैं, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड SO2 माइनस और हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है बच्चे, तो इस चीज को याद रखिए, क्रॉप बिल्डिंग्स एंड सॉइल तीनों के लिए ही ये क्या है, बहुत ही बेकार चीज है और बहुत ही ज्यादा हार्म कॉज करती है। आप लोगों ने सुना होगा बच्चे कि जो ताजमहल है वो कैसा हो गया है, येलोइश कलर का हो गया है। जो उसका मार्बल है चमकदार सफेद था, लेकिन अब कैसा हो चुका है, येलोइश हो चुका है। वो किसकी वजह से हुआ? एसिड रेन की वजह से, क्योंकि बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स को भी ये हार्म करती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 80, द यूज ऑफ सीएनजी हेल्प्स इन, सीएनजी के उपयोग से क्या लाभ होता है? ठीक है बताइए। सीएनजी हमें पता है लीस्ट पॉल्यूटिंग है, तो उससे हमें लाभ क्या मिल रहा है? पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रही है? नहीं, बिल्कुल गलत। रिड्यूस कर रही है एयर पॉल्यूशन को, वायु प्रदूषण कम होता है। इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन, प्रोड्यूसिंग एसिड रेन। तो सिंपल आंसर इसका हो जाएगा बी, रिड्यूस करती है एयर पॉल्यूशन को। है ना बच्चे? वेरी गुड। 81, Which of the following is a correct statement? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अम्लीय वर्षा हानिकारक होती है, बिल्कुल सही बात है। सीएनजी causes more pollution than पेट्रोल, गलत बात है। नॉन टॉक्सिक, गलत। क्लीनर फ्यूल, बिल्कुल सही। तो बताइए एसिड रेन जो है वो हानिकारक रहित है? नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। सीएनजी जो है वो सबसे क्लीनर फ्यूल है, बिकॉज कैसी है ये, लीस्ट पॉल्यूटिंग। ठीक है बच्चों, कैसी है ये, है लीस्ट पॉल्यूटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडेमिक स्पीशीज आर दोज विच, स्थानिक प्रजातियां वे होती हैं, कौन सी होती हैं? स्थानिक लिखा हुआ है, मतलब जो एक स्थान पर पर्टिकुलरली पाई जाएंगी उनको हम बोलेंगे स्थानिक प्रजातियां। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो आपने अपनी बुक में क्या पढ़ा है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा है बच्चे। पंचमढ़ी की जो एंडेमिक फ्लोरा की अगर मैं बात करती हूँ या फिर फोना की, चलो फोना की बात कर लेते हैं, तो एंडेमिक फोना कौन सी है उसकी? आपने सुना होगा ना, इंडियन जायंट स्क्विरल, सुना है ना, ये पढ़ा भी होगा आपने। ठीक है, तो इंडियन जायंट स्क्विरल जो है वो वहां की एंडेमिक फौना है। और अगर मैं फ्लोरा की बात करती हूँ तो आप देख लो, साल का ट्री और जो हमारा वाइल्ड मैंगो है वो वहां का फ्लोरा में आता है। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया? तो आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं और कहीं नहीं मिलेंगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 83 पर। Which of the following plants is an endemic flora of पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व? लो मैंने पहले ही आंसर बता दिया इसका, है ना। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थानिक वनस्पति कौन सी है बच्चे? तो सिंपल है, साल का ट्री। चलिए, Which of the following animals is endemic fauna of पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व? भारतीय विशाल गिलहरी यानी कि इंडियन जायंट स्क्विरल। फ्लाइंग स्क्विरल भी एंडेमिक है, कहां से?
पंचमढ़ी से। 85 वन मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ एनिमल पॉपुलेशन इज, पशुओं की संख्या में कमी आने का एक प्रमुख कारण क्या होना चाहिए? क्या है? डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि बी। ठीक है, तो बच्चों जिस भी बच्चे ने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की है वो बिल्कुल टेंशनाइज है कि मैम मैं कैसे करूंगा सिलेबस, तो फटाफट से परचेज कर लीजिए हमारा क्रैश कोर्स, बिकॉज इसके साथ आपको किट फ्री मिलने वाली है, वेदा का स्टडी गाइड मिलने वाला है, ढेर सारे मॉडल पेपर्स मिलने वाले हैं जिनसे आप ओएमआर शीट में अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बढ़िया कर सकते हो। तो फटाफट से इस छोटे से प्राइस में इस क्रैश कोर्स को परचेज कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अब आप मॉडल पेपर्स परचेज कर सकते हो कहाँ से? वेदा एकेडमी एप्लीकेशन से भी और फ्लिपकार्ट से भी, क्योंकि ये आपके पेपर्स बिल्कुल वैसे ही बनाए गए हैं जैसे आपका जेएनवी का एग्जाम आने वाला है। तो फटाफट से इनको परचेज करिए और अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा बूस्ट करो, खूब सारे ओएमआर शीट भरो ताकि एग्जाम में उस चीज में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अब आप खुद वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन पे डेली जाकर गेस्ट पेपर को लाइव सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, वेदा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फिर आपको जाना है टेस्ट सेक्शन में और फिर आपको जाना है गेस्ट पेपर के सेक्शन में। ये पेपर आपको डेली वहां पर मिलेंगे, आप अपने अपने स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो कि कहाँ मैंने गलती करी है और कहाँ मैंने सही करा है। ठीक है, ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है, इसलिए इसको डेली आपको परफॉर्म करना ही करना है। वेदा ऐप पर ये हर एक बच्चे के लिए फ्री है, तो इसके लिए एक भी रुपया नहीं देना है, तो सिंपली इसको अटेम्प्ट करिए और अपनी रैंक को बूस्ट करते रहो। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आपको कंपटीशन में देखना है कि मैं 100 बच्चों के बीच में कहां पर स्टैंड कर रहा हूं, तो वो सिंपल सा एक जरिया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक वेदा एस्पिरेंट के लिए बनाया गया है जो जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दैट इज नोन एज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जो कि इस बार होने वाला है, हर संडे को होता है बेसिकली, और इस बार होने वाला है 21 को, कितने बजे? 2 बजे। टाइम को याद रखिएगा, डेट को याद रखिएगा, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। अभी डाउनलोड करो वेदा एकेडमी एप्लीकेशन को, किससे? इस क्यूआर कोड की मदद से, क्योंकि टॉप 3 स्टूडेंट्स को इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में, जो बच्चे टॉप 3 रैंक में आएंगे उनको मिलेंगे 10 सेट ऑफ मॉडल पेपर्स, मतलब उनको मिलने वाले हैं 10 डिफरेंट सेट मॉडल पेपर्स के, साथ ही साथ में ओएमआर शीट, जिससे आप घर बैठे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इजंट दैट अमेजिंग अपॉर्चुनिटी? अभी इसको अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना, बिकॉज ये तुम्हारा सिलेक्शन बना भी सकता है और रोक भी सकता है। तो फटाफट से इसको परचेज करो और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को जरूर देना। चलिए आगे बात करते हैं, इकोसिस्टम इंक्लूड, जो हमारा परितंत्र होता है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? तो सिंपल सी बात है, उसमें होता है प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, उसमें सब चीजें आती हैं, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, यानी कि जितने भी हमारी एरिया में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब किस में आती हैं? इकोसिस्टम में आती हैं, परितंत्र में आती हैं। क्लियर? चलिए, फीमेल गैमेट को क्या बोला जाता है? जो मादा जनन कोशिका होती है, बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव सेल है, उसको क्या बोलेंगे? बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। ओवा, है ना बच्चे, अंडाणु। देखो, ओवम जो है वो सिंपल सी बात है, ओवम का मतलब है बच्चे सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर। ठीक है, और जो हमारा ओवा है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? ये है हमारा प्लूरल। क्लियर है? चलिए 88 की बात करते हैं। द मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द, परिपक्व अंडाणु किसमें छोड़ा जाता है? बताओ, जो हमारा अंडा जो है वो मैच्योर हो गया तो ओवरी से बाहर निकला, कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है, मैं आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ बच्चे। ठीक है, तो ये क्या है? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव का हमारा पूरा इस टाइप से डायग्राम होता है, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये है हमारा गर्भाशय यानी कि यूट्रस। ठीक है, और ये है बच्चे हमारी ओविडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है आपको। तो अब ये क्या है? ये है हमारी ओवरी। ठीक है, अब ये ओवरी क्या करती है बच्चे? हर महीने क्या पास करती है? अंडा पास करती है। अब जो मैच्योर एग है वो कहाँ पर छोड़ा गया? फेलोपियन ट्यूब में छोड़ा गया। कहाँ लिखा हुआ है? या फिर ओविडक्ट कहाँ लिखी हुई है? ओविडक्ट लिखिए सबसे पहले, यानी कि अंडवाहिनी में मैच्योर एग रिलीज होता है। ठीक है, ओविडक्ट। क्लियर? द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड, जो पुरुष जनन अंग होते हैं उनमें बच्चे क्या शामिल होता है? तो सबसे पहले उसमें होती है पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि पेयर का मतलब है कि 2 है, टोटल 2। स्पर्म होता है, स्पर्म डक्ट्स होती है और पीनस होता है। तो बी जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
द स्पर्म कंसिस्ट ऑफ, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दो, तब तक मैं आपका डायग्राम बना के दिखाती हूँ। तो बच्चे ये है क्या, ये एक हमारा ह्यूमन मेल का स्पर्म है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, ये होता है बच्चे इसका हेड, ठीक है। और ये क्या है, ये है बच्चे इसका मिडिल पीस, और ये क्या है बच्चे, ये है इसकी टेल। तो मतलब ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, हेड, मिडिल पीस एंड टेल में। डी, सिर, मध्य भाग और पूंछ। 91, चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हैं कैसे? आर्टिफिशियल, हार्मफुल, टेम्पररी डिजीजेस, अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो किशोरावस्था है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है, किसके बीच का, जब आप बचपन में होते हो यानी कि चाइल्डहुड में, और फिर एक आता है बीच में आपका गैप जिसमें आप बड़े होते हो, जिसमें आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, शारीरिक चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ में इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, बिहेवियर वाइज आपका में चेंज आ रहा है, इंटेलेक्चुअल हो रहे हो, अपने अंदर कैपेबल बन रहे हो, इंडिपेंडेंट बन रहे हो, और फिर क्या आ जाता है, फिर आ जाता है आपका अडल्टहुड यानी कि आप वयस्क हो जाते हो, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये गैप आ रहा है जिसमें आप डिफरेंट टाइप के चेंजेस अपनी बॉडी में महसूस कर रहे हो बच्चों, उस पीरियड को क्या बोला जाता है, उस पीरियड को बोला जाता है एडोलेसेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये नेचुरल है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे आप लोग बड़े होते हो, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन किसे उत्तेजित करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, मास्टर ग्लैंड है, ये हर काम को करेगी। तो मास्टर ग्लैंड जो है वो टेस्टिस एंड ओवरीज को स्टिमुलेट करती है कि भैया तुम लोग अपने अपने जो हॉर्मोन्स हैं उनको निकालो। तो हमें पता है कि जो हमारा टेस्टिस है जो कि मेल में होता है वो क्या रिलीज करता है, वो रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। साथ ही साथ में जो हमारी ओवरीज है जो हमारी फीमेल में प्रेजेंट है वो निकालती है ईस्ट्रोजन, जो एक फीमेल हार्मोन होता है, क्लियर है, याद रखना है, कॉपीज में नोट डाउन करना है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनसे कल जेएनवी में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। 93, द प्लेस वेयर हॉर्मोन्स एक्ट इज नोन एज, हार्मोन जिस स्थान पर कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारी ये किडनी है, कुछ इस तरीके से होती है ना किडनी, ऐसी तो होती है, हंसना मत, ठीक है। ये क्या है, बीन शेप्ड की हमारी किडनी है, और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है ना वो इसके सर पे होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारी अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड मान लेते हैं, ठीक है। अब एड्रिनल ग्लैंड जो है, अब हमें डर लग रहा है या फिर हमारी लड़ाई हो गई कि डिशुम डिशुम होने वाला है, ठीक है, अभी बस लड़ाई होने वाली है, या फिर मैं किसी चीज से डर गई हूँ कि अरे यार, है ना। अब क्या होगा, मेरे अंदर जो सर में बैठी हुई कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या करेगी, एड्रिनल ग्लैंड को क्या करेगी, सिग्नल भिजवाएगी कि भैया ऐसा है ना, अब तुम्हारा काम आ गया है, तुमको क्या करना है, हार्मोन को रिलीज करना है, ठीक है। तो अब ये एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगी, कौन सा हार्मोन निकालती है, फटाफट से बता दो, एड्रेनालिन निकालेगी, ठीक है। एड्रेनालिन को जैसे ही रिलीज करेगी, ठीक है, अब मुझे डर लग रहा है, ये कहाँ ले जाएगी, टारगेट साइट पर ले जाएगी और वहां पर इसको रिलीज कर देगी। तो सिंपल सी बात है कि सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टारगेट साइट जहां पर उसको जरूरत है, ठीक है बच्चे। चलिए 94 की बात करते हैं। हार्मोनल चेंजेस एट एडोलेसेंस रिजल्ट इन, किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है क्या? हार्मोनल चेंजेस आए उनसे क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा, हाइट में भी होगा, लॉस ऑफ बॉडी कंट्रोल नहीं, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में डेवलपमेंट होंगे। तो सी जो है वो फिर से सही जवाब हो जाएगा। 95, 20 न्यूटन और 30 न्यूटन के बल जो है वो एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है कि इधर कौन सा बल कार्य कर रहा है, 20 न्यूटन का, ठीक है। फिर सेम ही दिशा में कौन सा बल कार्य कर रहा है, 30 न्यूटन का, सिंपल, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि टोटल फोर्स कितना होगा, यानी कि नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कि भैया जब हम लोग एक ही दिशा में जाएंगे ना, हम एक टीम है, और एक टीम कैसे बनती है, जब सब साथ होते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सम करना है, सिंपल। तो इनका नेट फोर्स कैलकुलेट कैसे होगा मेरे लाल, इनका नेट फोर्स कैलकुलेट होगा 20 न्यूटन प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30 न्यूटन, दैट इज 50 न्यूटन, 50 न्यूटन हो जाएगा आंसर। 20 न्यूटन 30 न्यूटन एक ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है। An object experiences force of 15 न्यूटन टू द ईस्ट एंड 15 न्यूटन टू द वेस्ट। देखो क्या बोला जा रहा है कि भैया ये क्या है, ये है ईस्ट, ठीक है, यहाँ पर लग रहा है 15 न्यूटन का बल। अब वेस्ट कहाँ होगा,
ऑब्वियस बात है ना, ईस्ट के अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा, मतलब यहाँ पर है वेस्ट, 15 न्यूटन। कैसे निकालेंगे टोटल फोर्स, बताओ फटाफट, कैसे निकालेंगे कि नेट फोर्स कितना होना चाहिए, नेट फोर्स होगा कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा माइनस, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आंसर, 15 न्यूटन माइनस 15 न्यूटन, 15 न्यूटन में से अगर 15 न्यूटन को ही मार डाला तो बचा अंडा, यानी कि 0 न्यूटन। सिंपल हो जाएगा, सी जवाब बिल्कुल सही। आया समझ में, क्लियर है, थम्स अप कर देना। चलो, a force of 200 Newton is applied on an area of 4 meter square. What will be the दबाव, यानी कि प्रेशर कितना होगा। तो सिंपल कैलकुलेट करने के लिए हमको प्रेशर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। फोर्स दे रखा है 200 न्यूटन का, डिवाइडेड बाय 4 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, ठीक है। 4 5 जा यानी कि 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 पास्कल। ए यूनिट याद रखनी है, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। आगे बढ़ते हैं, Which situation produces maximum pressure? हाँ, ये आया मजेदार क्वेश्चन, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है ये अभी तक का। तो अब क्या करना है, चारों को कैलकुलेट करके देखना है कि भैया कौन सा जो है वो प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा निकलेगा, तो इसको हमें पूरा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करो पहले वाले को, तो अगर मैं ए वाले को कैलकुलेट करती हूँ तो यहाँ पर है 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर कितना आ गया हमारा 5 पास्कल आ गया, तो पहला वाला है 5 पास्कल, ठीक है। बी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर है 200 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि हो गया हमारा 100 पास्कल। अब हम सी की बात करते हैं, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 5 जा, यहाँ पे आ गया 5 पास्कल। तो ए और सी जो है वो बराबर पे हैं, ठीक है। डी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर है हमारा, एक सेकेंड, हाँ सही कर रही है मैम, ठीक है। ओके, 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 4 जा 20, ठीक है। तो 4 पास कर, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, ये हो गया, ओ बी, बी है बिल्कुल सही जवाब। देख रहे हो कितना मजेदार क्वेश्चन था, चारों सॉल्व करे और हमें बी जो है वो हमारा जीत गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, the angle between the incident ray and the reflected rays at what is the angle of incidence? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 है, आपतन कोण कितना होगा। क्या बोला जा रहा है, ये है हमारा नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इन दोनों के बीच का टोटल एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री। अब दोनों को डिवाइड कर दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आ गया 40 डिग्री, ठीक है। और आपतन कोण पूछा गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ए, यानी कि 40 डिग्रीज, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स इन प्लेन मिरर एट एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द नॉर्मल, ऐसे स्ट्राइक कर रही है लेकिन नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, यहाँ नहीं, प्लेन मिरर के साथ एंगल नहीं बनाया है उसने, उसने बनाया है नॉर्मल के संग, यानी कि ये दे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 25 डिग्री का, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा ये पूछा गया है। अब ये 25 है तो ये भी 25 हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम टोटल की बात करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समझ में आ गया। तो बच्चों यहाँ खत्म होते हैं हमारे 35 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके जेएनवी पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अब आपको या तो मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी या आपको पढ़ना पड़ेगा लैंग्वेज। तो बच्चों आराम से पढ़िएगा, मजेदार तरीके से पढ़िएगा, खुश रहिए, स्टे हाइड्रेटेड। हम मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हेल्दी। बाय बच्चों। हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, आई होप बढ़िया स्वस्थ और मस्त है आप सभी। तो साइंस का सेशन हो चुका है, अब बारी है हमारे अद्भुत सेशन यानी कि हिंदी इंग्लिश की, यानी कि लैंग्वेज सेशन की हमारी बारी है। तो स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज सेशन को। और ये हमारा लिमिटेड टाइम का ऑफर है कौन सा, कि आपको किट फ्री मिल सकती है अगर आप क्रैश कोर्स परचेस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको फटाफट से परचेस कर लीजिए, जो भी अभी तक रह गए हैं। ये सारी टीम आपको पढ़ाने वाली है और आपका जो डेट है ना वो धीरे धीरे पास आ रही है 21 दिसंबर की, ठीक है। 21 ऑफ दिसंबर को क्या है आपका AMT है, डन, बहुत अच्छा। चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है हिंदी का एक पैसेज जो आपको पढ़ना है, उसके बाद हम इसके करेंगे आंसर्स, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो फटाफट से पढ़ेंगे। जो हमारा पैसेज है वो भारत की शिक्षा से रिलेटेड है, मतलब वो समय के साथ जो परिवर्तित हो रहा है, कहाँ हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे, फिर
फिर हम स्कूल मतलब मॉडर्न एजुकेशन आया, फिर आज हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वो ये बदलते जो बदलाव हमें देखने को मिले हैं शिक्षा में, कि वो शिक्षा एकदम पारंपरिक से रोजगार उन्मुखी हो चुकी है, मतलब कि मतलब उस लेवल पर कि आप चीज़ों को अर्न करना, मतलब वोकेशनल एजुकेशन आई शुड से, ठीक है? वो सारी बातें फिलहाल यहाँ लिखी हैं, तो आंसर करना शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा किस प्रणाली से दी जाती थी? हमें पता है सर, गुरुकुल प्रणाली से। किससे? गुरुकुल प्रणाली से। शिक्षा के अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा को बढ़ाना, सभी तक शिक्षा को पहुँचाना। बिल्कुल सही बात, बी इज़ द करेक्ट वन। आज शिक्षा से जुड़ी मुख्य चुनौती क्या है? पुस्तकों की कमी नहीं, गुणवत्ता और समान अवसर, ये एक कमी है। गुणवत्ता और समान अवसर यानी क्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी। डन। ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार किस कारण हुआ है? किस कारण हुआ है? तो हमारे तकनीक के बढ़ते प्रयोग से, ठीक है? गद्यांश के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? केवल सैद्धांतिक, रोजगार उन्मुखी और मूल्यपरक। हाँ, ये यदि शिक्षा को रोजगार उन्मुख और मूल्यपरक समावेशी बना दिया जाए तो भारत की शिक्षा व्यवस्था देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बी टिक कर दो, बस खत्म। ठीक है, अब हम चलते हैं लैंग्वेज पोर्शन पर, मतलब एग्जैक्टली जो लैंग्वेज में से पूछा जाता है वो यहाँ से शुरू होता है 6 से। महाविद्यालय एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। अच्छा, गुणवत्ता का विलोम क्या? गुणवत्ता मतलब क्वालिटी है ना, तो दोषवान जिसमें दोष हो। समावेशी किस प्रकार का विशेषण? समावेशी यानी कि सभी प्रकार की चीजें उसमें हो, है ना? तो समावेशी मतलब उसका गुण है। क्या है? गुण। और लंबोदर में कौन सा समास होगा? लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, और इसका मतलब होता है, और ये एग्जैक्टली जो पर्यायवाची है वो है भगवान गणेश का। ठीक है, तो इस वजह से जब विशेष अर्थ मिलता है, आपको पता है कि बहुव्रीहि टिक करना होता है। ठीक है, तो आप हमारे साथ क्लास 9th के बाद भी जुड़े रह सकते हैं, मतलब 9th के मतलब जेनवी के बाद भी और जेनवी के साथ भी आप हमारे साथ रह सकते हैं इस वेदा 9-10 के यूट्यूब चैनल के थ्रू, जिस पर हमारी लाइव क्लासेस चला करती हैं। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उन क्लासेस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनसे स्टडी कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, 9th वालों के लिए भी और 10th वालों के लिए भी। निरंतर शब्द का पर्यायवाची क्या है? निरंतर मतलब लगातार, लगातार। ठीक है, अच्छा, पहुंच जाएगी, इसमें क्या है लास्ट में? गागी गे। जैसे ही आपको दिखाई देगा आप समझ जाओगे कि भविष्य काल है। सिंपल। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या? भानु प्लस उदय, तो भानु प्लस उदय। ठीक है, छोटा ऊ। तकनीक ऐसा शब्द है? विदेशज, उस दिन हमने पढ़ा था, जापानी आई थिंक। ओके, ग्रामीण में प्रत्यय पूछ रहा है। ग्रामीण में प्रत्यय ईण, ईन ईन। ठीक है, डन। वैसे तो ईन हटा दूंगा तो गलत हो जाएगा, बी लगाते हैं। बी क्लियर। चलो, ग वर्ण किस स्थान से उच्चारित होता है? ग, ग कंठ से, ग कंठ से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? मुझे है दिक्कत। ठीक है, मुझे लगता है कि सी पर, सी के साथ ही जाना चाहिए, ग्रामीण। चलो ठीक है, मॉडल पेपर का ये बन सबसे अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको पूरे 30 मॉडल पेपर मिल जाते हैं सिर्फ 499 में, जो कि आपके पूरे एक महीने की तैयारी के लिए पर्याप्त है। कि आप 30 पेपर को 30 दिन ही रेगुलर लगाओगे ना, तो भी एकदम बढ़िया सी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आपका हर संडे एएमटी तो होता ही है। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। और एक अच्छी बात यह है कि अब हमारे एप्लीकेशन पर भी आप इस गैस पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? जो पेपर आप यहाँ करते हो वहां पर भी कर सकते हो। उसके लिए जस्ट आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसको वहां पर फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो इंग्लिश स्टार्ट होती है यहां से। ठीक, गुंजन फर्स्ट लेड आईज ऑन दिस ब्यूटी व्हेन ही वाज 11। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर बात हुई है एक पैसेज की। ठीक है, ब्यूटी से रिलेटेड। ठीक है, बात करते हैं। तो व्हाट डिड गुंजन थिंक वाज क्रंची इन टेक्सचर? कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम की बात इसमें हुई थी। ठीक है रेजा, कैप्सिकम। ठीक है, ओके। What does this passage describe? Beauty, beauty describe करती है। In this passage, spaghetti is compared to tomato, basil, worms या snakes। तो worms, ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक चीज को किसी ना किसी से कंपेयर करके बताया गया है, किसी चीज से कंपेयर करके बताया गया इस वजह से। ठीक है, तो अगर मैं एलिमिनेट भी कर दूं तो टोमेटो स्नेक दूसरी चीज के लिए, तो सिर्फ बचता है हमारे पास worms। ठीक है, चलो, 19 क्वेश्चन है हमारे पास जो हमें फिल करना है ब्लैंक को, और 20 में भी हमें ब्लैंक फिल करना है। ठीक है, शी डिसाइडेड टू गो ऑन अ डैश वेकेशन। कैसा वेकेशन कैसे होते हैं?
ट्रॉपिक होते हैं, एक्सपेंडेबल होते हैं, रिक्रिएशनल होते हैं, नोटोरियस होते हैं। तो रिक्रिएशनल होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा एंजॉय कराए, रिक्रिएशनल वर्ड हम उसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें भरना है द फार्म कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड व्हेन टाइगर अटैक्ड। ओके, तो यहाँ पर आर भी ठीक हो सकता है, वर भी ठीक हो सकता है। सॉरी, गलत बोल रहा हूं मैं, वर ठीक होगा। इसका आंसर जो है वो होगा नन ऑफ द अबव। क्योंकि यहां पर लिखा है व्हेन द टाइगर अटैक्ड, यानी कि बात पास्ट में हुई है, तो मैं यहाँ पर आर नहीं लिख सकता, मैं वर ही लिखूंगा, और वो यहाँ पर है नहीं, इस वजह से आंसर हमारा डी सही होगा। मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए यहाँ पर कोई भी सही नहीं, वॉज लगाएंगे नहीं क्योंकि प्लूरल है, कैटल एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल ट्रीट किया जाता है उसको, तो हम वॉज लगा नहीं सकते, वर लगाएंगे, तो इसलिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इसको मैं अद्भुत क्वेश्चन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो बहुत बड़े, पैसिव की बात करते हैं। पैसिव बनाना है, द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ, ठीक है। विल लॉन्च यानी कि ये है सर प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट है विल, और अगर पैसिव में बात करोगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो वो क्या होता है, विल बी शैल बी, यही होता है ना। तो बस ढूंढ लो, विल बी शैल बी, खत्म हो जाएगा कहानी। ओके, ये देखो पहला ही मिल गया, आंसर हो गया कि नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहां से शुरू होगा, द न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च बाय द कंपनी नेक्स्ट मंथ, बाकी के एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, एंड इट इज ऑलरेडी बीइंग प्रमोटेड थ्रू वेरियस मार्केटिंग चैनल, ठीक है। दे आर ऑलरेडी प्रमोटिंग इट थ्रू द, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात है कि आर और प्रमोटिंग, यानी कि यहाँ पर दो टेंसेस यूज हुए हैं। पहले में तो उसने यूज करा है फ्यूचर इंडेफिनिट, और बाद में यूज करा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, बीइंग, ठीक है। तो ये रहा इज, ये रहा बीइंग, ठीक है। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, बाकी है गलत, ठीक है। 22 पर चलते हैं, जो हमें बताता है इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। वेयर डिड यू हैव लंच यस्टरडे, ठीक है, तुमने लंच कल कहाँ किया था। तो वेयर आ गया है, यानी कि एक क्वेश्चन वर्ड आ गया है WH ग्रुप का, तो यहाँ पर कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं होगा, यही एज अ कंजंक्शन यूज होगा, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से सही हो सकते हैं, सी और ए सही हो सकते हैं, बी और डी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने वेदर लगा दिया, इफ लगा दिया। वो हम तब लगाते हैं जब WH ग्रुप का वर्ड नहीं आता, कोई हेल्पिंग वर्ब आती, सिंपल, ठीक है। ओके सर, तो पढ़ लेते फर्स्ट वाला, शी आस्क्ड अदिति वेयर शी वाज हैविंग लंच द प्रीवियस डे। हैविंग तो नहीं आएगा यहाँ पर, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। शी आस्क्ड अदिति वेयर शी हैड लंच द प्रीवियस डे, ये सही है, सी वाला करेक्ट है, ठीक है। चलो, फीबल पूछ रहा है, फीबल का सिनोनिम वीक होता है, फीबल का सिनोनिम वीक होता है। एंटोनिम पूछ रहा है एग्जॉटिक का, ओके, कॉमन होता है, ठीक है। ओके, अ टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली, जो बहुत तेजी से जल जाए उसे बोलते हैं इन्फ्लेमेबल, ठीक है। आई नो वी कैन काउंट डैश टाइम टू रिजॉल्व दिस फॉर अस। आई नो, मैं जानता हूं, वी कैन काउंट फॉर टाइम, सॉरी वी काउंट, आई नो वी कैन काउंट टाइम, वी कैन काउंट ऑन टाइम, ठीक है, वी कैन काउंट ऑन टाइम टू रिजॉल्व दिस फॉर अस, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है क्लॉज टेस्ट, क्या आ जाता है, क्लॉज टेस्ट, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द डिजिटल एज डैश प्रॉपर एटिकेट रिक्वायर्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है, प्रॉपर एटिकेट्स, रिक्वायर्स लिख दो यहाँ पर। फिर रिस्पॉन्डिंग डैश टू ईमेल, रिस्पॉन्डिंग प्रॉम्प्टली, तुरंत ईमेल का रिप्लाई करना, मैसेज का रिप्लाई करना, इज अ साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ओके। हाउएवर बीइंग बीइंग डैश ऑफ द टोन यूज्ड इज इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी कि आप जो टोन यूज कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो भी माइंडफुल होनी चाहिए, जो आपकी टोन है, जो आपके वर्ड्स है, वो माइंडफुल होने चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी रिस्पॉन्स कर दिया। और मिसअंडरस्टैंडिंग कैन अराइज इजीली इन रिटन कम्युनिकेशन, बैलेंसिंग डैश, बैलेंसिंग एंड मतलब ओके courtesy, ठीक है, क्लैरिटी एंड courtesy ensure meaningful interaction fostering positive relationship in both personal and प्रोफेशनल स्फेयर्स, ठीक है। ओके, 30 यहाँ पर फिनिश होते हैं, और यहाँ पर टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर, ठीक है, मतलब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, आई नो वी कैन काउंट फॉर टाइम टू रिजॉल्व दिस फॉर अस, ठीक है, फॉर ज्यादा ठीक है, डी लगाएंगे। चलो, यहाँ पर फिनिश हो जाता है आपका लैंग्वेज का पोर्शन भी,
और अब बुलाएंगे आपके मैथमेटिक्स वाले सर को, ठीक है, शिवम सर आएंगे और अब आप पढ़ोगे उनके साथ मैथमेटिक्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने मैथ्स के पोर्शन को। और जो बच्चे अभी भी उन्हें लगता है कि नहीं, हमें प्रॉपर मतलब एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, तो आप लोग अभी भी आप लोग बैच से ज्वाइन हो सकते हो। और जो आपका बैच है वो क्रैश कोर्स वाला है, आप क्रैश कोर्स से ज्वाइन हो सकते हो। कोई भी आपको डिटेल चाहिए तो जो आपके पास, जहाँ पे वीडियो देख रहे हो वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग, मॉडल पेपर के रिगार्डिंग जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपकी इंक्वायरी, वहाँ पे कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा वो नेक्स्ट आपका 21 दिसंबर को, उसको अच्छे से दीजिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 31 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि x बराबर क्यूब रूट आपको निकालना है किसका, -2744 डिवाइड बाई अंडर रूट 196। तो देखो, आपको मैंने हमेशा बोला है कि 1 से 20 तक के जो क्यूब है वो आपके माइंड पे हमेशा रहने चाहिए और स्क्वायर भी रहने चाहिए। तो देखो, 11 का होता है 1331, 12 का होता है 1728, 13 का होता है 2197 और 14 का होता है 2744। तो ये आपका हो जाएगा -14। और अंडर रूट 196 किसका होता है, अंडर रूट 196 का मतलब स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल क्या होता है 14। तो ये आपका वैल्यू आ गई -1 किसकी, x की। और आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 + 1 यानी 2, -1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 30, 64, 52। नहीं, इसको ऐसे नहीं मत बोलो, इसको बोलो 3,06,452 मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 3,06,452 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, पूर्ण वर्ग आपको बनाना है तो इसके लिए सबसे आसान बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस नंबर को लिखोगे और आप इसको ये चेक करो कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए राइट साइड से आप पेयर बनाते हो, राइट साइड से आप पेयर बनाना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ये 30 से कम वाला इसको परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो आप बोलोगे 5 5 जा 25 है। ये हो जाएगा 5 + 5 यानी 10। ये बचा 5 यानी 564। तो यहाँ पे 5 टाइम्स जाएगा, 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो ये हो गया 105 और 5 110। 14 में से 5 गया 9, 6 की जगह 5, 5 में से 2 गया 3, 3952 हो गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर हमसे ये कहता कि हम इसमें क्या घटाएं, तो जो भी इसमें एक्स्ट्रा निकल के आता वो आप घटाते। अगर ये आपका कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो, अगर इसे कंप्लीट अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो देखो ये 3 बार जा रहा है। तो अगर मैं 1103 लूंगा तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1104 में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी 44 हो जाएगा, या वो आगे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 3 9 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3309। लेकिन ये हम 3 तब लेते हैं जब ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि हम इसमें कौन सी संख्या घटाएं, तब आप 3309 लेते, जो भी एक्स्ट्रा होता वो आप घटा देते, ठीक है। लेकिन अब वो आपसे कह रहा है कि हम इसमें क्या जोड़ें, तो जोड़ने के लिए हमें इसका अगला वाला जो हमारा स्क्वायर रूट के लिए जो मल्टीप्लाई करेंगे वो चाहिए होगा। मतलब अगर हम इसका आगे जाएं 1104 इंटू 4 में, तो 4 चौक 16 का 6, ये 1 हो जाएगा और 11 चौक 44। तो कहने का मतलब ये है कि 4 बार में अगर देखें तो हमारा 4416 आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमें कितना और ऐड करना पड़ेगा, और आपका अभी कितना आ रहा है, अभी आपका आ रहा है 3952। तो 6 में से 2 गया 4, 11 में से 5 गया 6, 4 की जगह 13, 13 में से 9 गया 4, 464। ऑप्शन नंबर ए। मतलब इस क्वेश्चन में अगर आप 464 ऐड कर दोगे तो 554 का आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, x और y की वैल्यू निकाल, देखो दोनों इसमें चीजें पूछ सकता है, इसमें x और y की वैल्यू पूछ सकता है, सिर्फ x की वैल्यू पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर का यूज करना है। 3 की पावर x माइनस वाई है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। और यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे a की पावर m इक्वल टू a की पावर n की, अगर हमारे बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हमारा x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेकेंड हमारे पास क्या है, 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243, और 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 समझ रहे हो ना क्यों लिखता हूँ, देखो मुझे पता है
कि 3 की पावर 4 क्या होती है? भाई मुझे पता है कि 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 9 इंटू 9 81 होती है और 81 इंटू 3 243 होता है। 81 क्या हो गई? 3 की पावर 4 प्लस 1 तो 3 की पावर 5 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पावर इक्वल करने से x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, दोनों को ऐड करेंगे। x प्लस वाई बराबर 5, वाई से वाई कैंसिल, 2x बराबर आ गया 8, 2 से 8 को काटा तो x बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं और ऐसा नहीं कि 3, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे होता है 5 की पावर x माइनस वाई और बराबर में होता है 125, ठीक है। तो 5 की पावर्स में देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3? 1/4 और 1/3 के बीच में रेशनल नंबर। तो देखो कभी भी दो अगर रेशनल नंबर गिवन है आपको और उसके बीच रेशनल नंबर निकालना है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? उनका सम करके 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या होगा? 4 3 का एलसीएम 12, तो यहाँ आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 4/2, तो ये हो जाएगा 7/12 इंटू 2 यानी 7/24। और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 5/24 क्यों नहीं हो सकता? तो देखो जब हम 1/4 और 1/3 के बीच में निकालना है, ठीक है। अब आप 24 की बात कर रहे हो तो 24 कैसे बनेगा? आप खुद सोचो। अगर मैं 24 देखूं तो भैया मैं ये देखूं 24 कैसे बनेगा? भैया अगर मुझे डिनोमिनेटर 24 करना है तो मुझे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर भी 6 से ही करनी पड़ेगी, तो 6/24 हो गया। यहाँ देखूं तो मुझे 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर भी 8 से करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? 8/24 हो गया। तो इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो 6/24 और 8/24 के बीच में आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 7/24 आपका आ जाएगा। 5/24 इसके बाहर है तो उसको हम नहीं लेंगे। तो आप चाहे तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, चाहे इधर से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कुछ नहीं करना है, बेसिक क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई है 3x प्लस 5 अपॉन में 2x प्लस 1 बराबर 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 तियां 9x, 3 पंजे 15, 2x प्लस 1, 2 को इधर ले आओ, 9x माइनस 2x बराबर 1 माइनस 15, 7x इक्वल टू माइनस 14, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, x बराबर आपका -2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 36 क्या कह रहा है कि द एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 5/7। ए और बी का एज का जो रेशियो दिया है वो दिया है 5/7 और फॉर 4 years फ्रॉम नाउ यानी 4 वर्ष बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3/4, फाइंड द बीस प्रेजेंट एज। तो ये तो हमें रेशियो दिया है। अगर हम इनकी प्रेजेंट एज बोले, मैं आपसे बोलूं अगर हम इनकी प्रेजेंट एज की बात करें तो प्रेजेंट एज हम लिख सकते हैं 5x और 7x। और 4 साल बाद दोनों में, तो दोनों में अगर हम 4 ऐड करें 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4 तो उनका रेशियो क्या हो रहा है? 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20x, 4 चौक 16, 7 तियां 21x, 4 तियां 12, ठीक है। 16 माइनस 12 और 20x को इधर भेज दो क्योंकि वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। तो 21 में से 20 गया x, 16 में से 12 गया 4, x बराबर 4 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु और हमने प्रेजेंट एज बी की, देखो ए की प्रेजेंट एज 5x थी, बी की प्रेजेंट एज 7x है, तो 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 28। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फैक्टर्स वाला क्वेश्चन है विद आइडेंटिटी। x की पावर 4 माइनस 625, 625 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 का स्क्वायर, और x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये a बन गया, ये b बन गया। तो जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी वाली, तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी हमारा 25 और ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 किसमें है? सिर्फ और सिर्फ इसमें है। यहां से कर सकते हो। अब इसके आगे भी आपको पता होना चाहिए कि हम इसको भी अभी आगे आगे ब्रेक कर सकते हैं। क्या? एक्स का होल स्क्वायर और इसे क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। फिर से ए प्लस बी ए माइनस बी लगा देंगे, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 और आपका ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आप ध्यान से देखोगे आपका बी क्लियर है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चे जेएनबी की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग आगे बाद में भी वेदा एकेडमी के साथ एप्लीकेशन पे और वेदा नवोदय एग्जाम के साथ आपके यूट्यूब चैनल पे साथ में पढ़ते रहें, तो वो लोग यहाँ साथ में जुड़े रहें और नए बच्चों को भी साथ में ऐड करें, उनको इस वीडियो के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं, इस क्लासेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। आपको लेंथ बतानी है रोम्बस की। तो देखो रोम्बस, रोम्बस क्या होता है?
इससे देखें क्या होता है। ओ माय गॉड, वाह वाह वाह, समझ में आ गया मुझे। अच्छा भैया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, रोम्बस हम लोग अपने हाथ से बना देते हैं अच्छा करके। अच्छा, इससे भी तो बन सकता होगा ना। अच्छा, ये आगे पीछे ज्यादा भाग रहा है कुछ, कोई बात नहीं, मतलब हम लोगों को अपने हैंड से ही अच्छा रोम्बस बनाना पड़ेगा, मुझे लग रहा। देखो मैं बनाता हूँ डायरेक्ट रोम्बस, काइट मत समझ लेना इसे, कहीं काइट समझ जाओ। काइट लग रहा है, एक सेकंड, जगह जगह की भी बात होती है, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है ना, चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है, और डायगोनल जो है, D1 आपका दिया है 16 और D2 आपका दिया है 12। तो डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो अगर एक डायगोनल आपने 16 माना है तो ये पार्ट हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12, ठीक है। और दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक डायगोनल आपका कितना दिया है 12, तो फिर वो भी हाफ हो जाएगा 6, हाँ 16, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक 16 एक 12 है, ओके ओके ओके। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखो जो एक 16 एक 12 है, तो जो 16 है ना, जो 16 है उसको आप लोगे 8 और 8, और जो 12 है उसको आप लोगे 6 और 6। लग रहा है मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है, कोई बात नहीं। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखूं, ये मेरा 90 डिग्री एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा तो मेरी ये साइड आ जाएगी एज अ हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कैसे आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 इक्वल टू 100। तो हाइपोटेनियस हो जाएगा √100 इक्वल टू 10, ठीक है। यही आपकी साइड है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, छोटे कोण का अनुपात। देखो समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण, तो ये आपने समांतर चतुर्भुज बनाया, ये आपके दो एंगल है, ठीक है। इनका आपको रेशियो दिया है, जैसे मान लो ये एंगल ए है, ये बी है, तो आपको ए रेशियो बी दिया हुआ है 4 और 5। तो अगर मैं इन एंगल को वैल्यू देना चाहूं तो मैं लिख सकता हूँ 4x और 5x। ये आपको पता होना चाहिए कि तो जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है, तो उसके जो आसन्न कोण है, भाई ये क्या है, भाई आसपास वाले आसन्न बोला जाता है ना, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एडजेसेंट एंगल्स। तो जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम होता है 180 डिग्री। वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो जो आपके सिंगल साइड, मतलब जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसी हिसाब से हम a प्लस बी क्या करेंगे, 180 डिग्री करेंगे। तो 5 4 9x बराबर 180 डिग्री, और 9 से 180 को काटेंगे, 9 दूनी 18 यानी 20 डिग्री, तो x बराबर आ गया 20 डिग्री। अब आपसे कह रहा है छोटा कोण, तो छोटा कोण 4x है, तो 4 इंटू 20 क्या हो गया, 80 डिग्री हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट 38 39 40 पे आ जाओ फटाफट। 40 क्या कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 486, सरफेस एरिया, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² और ये है 486। तो 6 से अगर मैं कट करूं, 6 अट्ठे 48, 6 कम 6, तो a² क्या होगा 81, और a कितना हो जाएगा बेटा, √81 यानी 9, और a क्या हो गया आपका, साइड होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब, a का क्यूब मतलब 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 729, यूनिट किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 41 क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल, जो सिलेंडर है उसकी रेडियस r से आपने कर दी 2r, एंड द हाइट इज हाफ, जो हाइट h थी वो आपने कर दी h/2। इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ के ऐसे ही करना चाहिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा। व्हाट हैपेंस इट्स वॉल्यूम, तो देखो जब r और h डायमेंशन थी तो वॉल्यूम क्या हुआ, πr²h। तो इसमें भी वॉल्यूम जो फॉर्मूला है वो πr²h है, तो पाई r की जगह आपका हो गया 2r और h की जगह हो गया h/2।
तो ये हमारा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच क्या है, बी है। तो हमने इसको लिख दिया पाई 4r स्क्वायर इंटू एच बाई टू, टू से काटा टू, टू को थोड़ा अलग करा, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच की जगह क्या रख दिया, बी। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, दुगना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, इट इज डबल, इट इज डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, ये आपका ट्रेपेजियम है, ठीक है। पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम है 20 और 10, यानी ये अगर 10 है तो ये आपकी कितनी हो गई, 20 हो गई। तो आपसे कह रहा है इफ इट्स एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दिया है 150 और फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो 150 इंटू 1/2, हाइट आई थिंक हमें निकालनी होगी, हाँ हाइट निकालनी है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी आपको हाइट निकालनी है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10 + 20, ठीक है। तो 150 इक्वल टू 1/2 इंटू एच, 10 इंटू 20 30, जीरो से जीरो गया, 3 से काटा 3 पंजे 15, तो एच बराबर आ गया 5 दूनी 10, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, तो 2 वर्षों बाद कैसे बढ़ेगी। देखो सुनो, हर साल 10% के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, तो जो हमारे पास बेसिक जनसंख्या है वो कितनी है, 20,000 है। तो अगले साल 10% से बढ़ेगी, यानी क्या हो जाएगी 110/100। फिर उसके अगले साल भी 10% से बढ़ रही है, क्या हो जाएगी 110/100। दो जीरो से दो जीरो गए, दो जीरो से दो जीरो गए, तो ये आपका हो गया 200, और 11 का स्क्वायर होता है 121। दो जीरो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो एकम दो, 24,200, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक तरीका तो ये, या एक तरीका ये है, जैसे अगर सिर्फ ये पूछता कि परसेंटेज, कितने परसेंटेज से वृद्धि हो रही है, मतलब सिर्फ ये वो पूछता हो ना कि 10% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, तो फाइनल कितने परसेंट बढ़ी, तो आप बोलोगे +10 +10 +10 इंटू 10/100। दो जीरो से दो जीरो गए, 10 10 20 और 21% से बढ़ी, तो आप फिर डायरेक्ट क्या करते, 20,000 का 121% निकाल देते, तब भी आपका आंसर क्या आ जाता, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो एकम दो और डबल जीरो। यहां से भी आप निकाल सकते थे, इन दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600, सॉरी 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली, ठीक है। तो डायरेक्ट निकालो, a बराबर p 1 + r बटे 100 की पावर n, p आपका है 12,600, 1 + r कितना है 10, ठीक है बेटा, 10/100, n कितना है 2 ईयर्स, ठीक है। जीरो से जीरो गया, ये हो गया 12,600, 10 एलसीएम लोगे तो 10 एकम 10 और 11/10 का स्क्वायर, तो 126 गुणा 11 का स्क्वायर 121/100, दो जीरो से दो जीरो गया, 126 गुणा 121। तो कैलकुलेशन कर लो चाहे, देखो 126 121 की कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 126 गुणा 2 छंग 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, फिर से 126। अब ये हो गया आपका 6 2 2 4, 5 1 6 6 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 2 4 1 5, 15,246, ठीक है। अब ये ए है, ये 15,246 क्या है, ए है। आपको निकालना है सी आई, तो सी आई बराबर क्या होगा, ए माइनस पी। तो इसमें से पी सब्ट्रैक्ट करो, पी कितना है आपका 12,600, 6 4 12 में से 6 गया 6, 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2,646, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 इयर्स, मतलब कोई अमाउंट जो पी है वो डबल हो जा रहा है अपने आप में। तो कोई अमाउंट जो है जब डबल हो जा रहा है तो वो क्या होगा, पी प्लस एस आई, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे हो रहा है, ठीक है। 2p इक्वल टू पी, एस आई का फॉर्मूला हो गया PRT/100, पी को इधर सब्ट्रैक्ट करो, 2p माइनस पी बराबर पी, भाई 2p में से पी गया, पी बचा, बराबर कितना है PRT/100, ठीक है। पी से पी गया, और ये 8 सालों में हो रहा है ऐसा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 100/t की वैल्यू 8, 4 से काटेंगे 25, 4 से काटा 2, तो ये आपका आ गया 25/2%। क्यों क्यों, क्योंकि हमें इसकी नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ, ये ट्रिपल कब होगा। तो आप बोलोगे इसको ट्रिपल होने के लिए हम चेक करते हैं p प्लस एस आई, तो 3p माइनस पी कितना बचा 2p, और एस आई का फॉर्मूला हो गया PRT/100, ठीक है। p से p गया, 2 इक्वल टू r की जगह रखा 25/2, t हमें निकालना है इंटू 100, 25 चौका 100, t बराबर क्या आ जाएगा
टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 ईयर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उससे बाद में बता दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जो बच्चों के लिए मैंने मॉडल पेपर के लिए आपसे बोला है, कुछ नहीं करना है आपको, मॉडल पेपर से प्रैक्टिस अपनी अच्छी करिएगा। लास्ट टाइम पे एग्जाम से पहले मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको एप्लीकेशन पे, तो ये 10 मॉडल पेपर आप परचेस कर सकते हो 20 मॉडल में। मैं ये कहूंगा कि 20 मॉडल पेपर परचेस जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी एएमटी देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, टू डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 7। अगर आप एक पासा फेंकते हो तो उसके मैक्सिमम 6 उसकी पॉसिबिलिटीज है आने की, कि 1 आएगा या तो 2 आएगा या 3 आएगा 6 आएगा, यानी 6 उसमें जो है पॉसिबिलिटीज है 1 से 6 तक आने की। अगर 2 पासे आप एक साथ फेंकते हो तो उसके पास 36 पॉसिबिलिटी। तो वही कह रहा है कि अगर आप 2 पासे एक साथ फेंकते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसका सम 7 आए। तो देखो ऐसा हो सकता है कि पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पे 6 आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले पे 6 आए, दूसरे पे 1 आए, 7 सम आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पहले पे 2 आए, दूसरे पे 5, या पहले पे 5 आए, दूसरे पे 2। फिर पॉसिबिलिटी आपकी ये हो सकती है कि पहले पे 3 आए, दूसरे पे 4, या फिर पहले पे 4 आए, दूसरे पे 3। इसके अलावा कोई है? अब इसके अलावा 4 के आगे 5 पे जाओगे तो 5,2 पहले ही ले लिया, फिर 6 पे जाओगे 6,1 पहले ही ले लिया। यानी टोटल आपके ये 6 फेवरेबल आउटकम है, जिसमें आपको 6 7 मतलब जिसमें आपको सम जो है वो 7 मिलेगा। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करोगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल है 6, टोटल है 36, तो क्या हो जाएगा 6 कम 6, 6 छंग 36। तो ऑप्शन नंबर सी 1/6 आपका क्लियर आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल, 8 वाइट बॉल एंड 4 ग्रीन बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। इसको भी दो तरीके से निकाल सकते हैं। अब आपसे कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी उसकी निकालिए जो रेड ना हो, जो रेड ना हो। तो इसका मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी हमें उसकी निकालनी है जो रेड ना हो, तो फिर वो क्या होगी, फिर वो या तो आपकी व्हाइट होगी, तो व्हाइट और या फिर ग्रीन होगी। तो आप क्या कर सकते हो इस केस में, प्रोबेबिलिटी व्हाइट और ग्रीन की कैसे निकालोगे, व्हाइट कितनी है 4, सॉरी व्हाइट कितनी है 8 है, और ग्रीन कितनी 4, तो 8 4 12 अपॉन टोटल कितनी है 8 5 13 4 17, तो 12 अपॉन 17 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे निकालो, या फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि मैं पहले प्रोबेबिलिटी निकालूंगा रेड आने की। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल है मेरे पास 5, तो 5 अपॉन 17। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड ना आने की, तो मैं 1 में से जो मेरी प्रोबेबिलिटी रेड आने की थी बॉल की वो सब्ट्रैक्ट कर दूं। 1 माइनस 5 अपॉन 17, एलसीएम लूंगा 17 माइनस 5 अपॉन 17, तो ये क्या आ जाएगा 12 अपॉन 17, और ये आपका क्लियर आंसर, ठीक है। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। यानी अगर मैं इसकी ब्रेथ यानी जो चौड़ाई है, अगर जो मैं इसकी चौड़ाई बेटा अगर उसको मैं मानूं b, तो लंबाई क्या है इससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है। पैरामीटर दिया है 48, पैरामीटर 48 है, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस बी। तो 2 से कट किया 24, l की जगह क्या रखा b प्लस 2, ठीक है भाई, ये b पहले वाला। तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 24 माइनस 2 इक्वल टू 22, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 11, और l बराबर क्या आ जाएगा b प्लस 2, यानी 11 प्लस 2 इक्वल टू 13। हमसे कह रहा है क्या निकालना है, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया हो जाएगा L इंटू बी, यानी 13 इंटू 11। क्लियर है, 13 इंटू 11 यानी 11 3 33 का 3 हासिल का 3, 11 कम 11 3 14, वैल्यू सारी आपकी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 49 आपका थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आया, देखो क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता ने 100 किलोग्राम सेब 4,000 रुपए में खरीदे। तो सबसे पहली चीज हमें ये लिखना जरूरी है कि भैया 100 केजी जो सेब है वो 4,000 रुपए में खरीदे हैं। तो अगर मुझे 1 केजी की बात करनी हो तो आप बोलोगे अपॉन 100, यानी 40 केजी, और ये सब बात हो रही है सीपी की, यानी खरीदने की कॉस्ट प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट, 40 किलोग्राम सेब उसने 10% हानि पर बेचे। तो 40 किलोग्राम सेब अगर 10% हानि पर बेचे तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकलेगा किसका, सिर्फ 40 केजी का निकलेगा, क्योंकि 40 केजी की बात करी है उसने, ठीक है। तो आप बोलोगे सीपी कितना हो जाएगा। अब देखो 1 केजी का 40 है भाई, एक सॉरी यहाँ पे 40 केजी मैंने गलत लिख दिया, ये 40 केजी नहीं आएगा, हाँ ये आपका क्या आएगा भैया, 100 केजी का 4,000 रुपीज है, तो 1 केजी का 40 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे
40 केजी की बात हो रही है तो 40 केजी का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा 40 और 1 केजी का कितना है 40 रुपए तो 40 इंटू 40 लॉस कितना हो रहा है हमें 10% तो 100 माइनस 10 यानी 90 अपॉन 100 तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए 4 चौक 16 गुणा 90 यानी 1440 रुपए का उसने क्या कर दिया सेल करा है लॉस पे ठीक है उसके बाद ये कह रहा है कि पूरे लेन देन पर 15% लाभ के लिए शेष सेब को कितने किलोग्राम प्रति दर के हिसाब से बेचना चाहिए मतलब 1 किलोग्राम का क्या कॉस्ट रखना है देखो अगर हम पूरे लेन देन की बात करें पूरे लेन देन में सेलिंग प्राइस में आपसे ये कह रहा है कि जो पूरा लेन देन है उसमें हमें 15% का प्रॉफिट होगा यानी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 यानी ये है 15 तो सेलिंग प्राइस कितना है वो हमें निकालना है सीपी कितना होगा भाई सीपी 4000 था पहले भाई पूरे लेन देन की बात कर रहे हैं तो पूरे लेन देन में सीपी कितना है 4000 तो एसपी निकालना है 15% के हिसाब से 115/100 2 जीरो से 2 जीरो गए जीरो 4 पंजे 20 का जीरो हाथ से लगा दो 4 एकम 4 2 6 4 एकम 4 4600 रुपए तो इसका मतलब ये है कि 4600 रुपए आपको टोटल बेचना चाहिए तो आपको 15% प्रॉफिट होगा लेकिन 4600 में से आप 1440 पहले ही बेच चुके हो लॉस पे तो जीरो 10 में से 4 गया 6 6 की जगह 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 1 गया 3 यानी 3160 रुपए बचे तो अब आपसे पूछ रहा है कि बाकी जो सेब है वो कितने किलो में बेचोगे मतलब कितना प्राइस पे आप बेचोगे पर किलो के तो आप बोलोगे टोटल 3160 में मुझे बेचना है ये टोटल अमाउंट है लेकिन कितने सेबों के लिए 40 किलो बेच चुका हूं 60 केजी बचा है यानी 60 केजी के लिए है ये किसके लिए 60 केजी के लिए तो जब 60 केजी से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास पर केजी का सेलिंग प्राइस निकल के आएगा ठीक है जीरो से जीरो गया 6 से काटा 6 पंजे 30 ठीक है बचा कितना एक यानी 16 फिर 6 दूनी 12 पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया 40 40 के लिए क्या करोगे 6 चंग 36 तो 52.6 आपका क्या है 52.6 रुपीज पर केजी आ जाएगा आपका तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर एकदम बढ़िया तरीके से अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है एक कमरे का आयतन 378 घन मीटर है फर्श का क्षेत्रफल इतना है ऊंचाई अरे ये वाला क्वेश्चन है वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू हाइट एरिया इनटू जो बेस एरिया होता है बेस एरिया इनटू हाइट तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम कितना है 378 बेस एरिया 84 दिया है और हाइट आपको निकालनी है ठीक है 2 से अगर मैं काटूं चाहे 3 से काट लो 3 से काटो 3 एकम 3 3 दूनी 6 बचाई 3 छक 18 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 ठीक है 3 दूनी 6 बजाते ठीक है 2 से काटे 2 छंग 12 2 3 6 फिर 2 से काटे 4 दूनी 28 तो हाइट बराबर क्या आ जाएगा अगर ध्यान से देखो 63/14 7 दूनी 14 7 नेम 63 2 से 9 को काटोगे तो 4.5 आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट 51 a cylindrical tank has a capacity of 6160 meter cube if the radius of its base is 14 meter find its depth तो सिंपल है कोई दिक्कत ही नहीं है आपको सिलेंडर टैंक का वॉल्यूम दे रखा है कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम 6160 ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच तो 6160 पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस आपको दे रखी है इफ द रेडियस ऑफ इट बेस 14 ठीक है रेडियस दे रखी है आपको हाइट निकाल देखो अगर मैं 2 से काटूं 11 2 से काटूं 2 3 6 जीरो लगाया 2 अट्ठे 16 ये आ गया जीरो 11 से काटूंगा तो 11 दूनी 22 बचा 8 11 अट्ठे 88 ये हो गया जीरो ठीक है फिर 2 से तो ध्यान सुनो फिर 2 से काटूं तो 140 और इधर 2 से काटूं 2 सत्ते 14 फिर 7 से काटूं 7 दूनी 14 यानी 20 हाँ 20 आ गया ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है कोई गड़बड़ नहीं हुआ है कोई नहीं ठीक है उसके बाद अभी 7 बचा हुआ है नीचे तो 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 2 से काटेंगे इसको बचेगा 10 तो h बराबर क्या आ जाएगा 10 सारी वैल्यू मीटर में है तो h बराबर 10 मीटर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा बताए कि x अपॉन बाई 4/5 दिया है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे तो आप इसमें क्या करो ना बाई कॉमन ले लो जब इसमें बाई कॉमन लोगे तो ये तो हो जाएगा 7 इंटू एक्स अपॉन बाई प्लस में 6 बाई अपॉन बाई तो 6/1 हो गया ठीक है फिर यहाँ भी बाई कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स अपॉन बाई -6 ठीक है तो बाई से बाई कैंसिल एक्स अपॉन बाई की जगह रख सकते हैं 4/5 तो 7 इंटू 4/5 प्लस 6 7 इंटू 4/5 -6 ठीक है एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 6 पंजे 30/5 नीचे भी वही चीज है 7 चौक 28 माइनस 6 पंजे 30/5 5 से 5 गया ये हो गया 8 3 2 5 माइनस माइनस का 2 आ जाएगा 28 माइनस 30 माइनस का 2 2 से इसको काटोगे 2 दूनी 4 बचाएगी 2 ने 18 माइनस का 29 ऑप्शन नंबर हाँ बी हो जाएगा माइनस का 29 ठीक है चले आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 2 years एट 5% पर एनम ₹25 फाइंड द सम। पी बताना है। देखो, जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है तो उसका फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 इंटू 100। ठीक है, डिफरेंस कितना दिया है 25 का, पी निकालना है, आर है 5 इंटू 5 अपॉन में 100 इंटू 100। ठीक है, तो 5 5 से 25 से कैंसिल, पी आपका हो जाएगा 1 2 3 4 यानी 10,000। पी क्या हो जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 डायरेक्ट कर सकते हो। देखो ये आपको ना खुद से समझना चाहिए। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन 144 बराबर 13 अपॉन 12 है। तो अब यहाँ पे अब ऐसा मत करो यहीं पे एलसीएम लो, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि दोनों तरफ आपने करा स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये रूट से स्क्वायर खत्म, मतलब स्क्वायर से रूट खत्म। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 144 और इधर आपका स्क्वायर होके क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144। तो 1 को उधर भेजो, एक्स के साथ क्यों कैलकुलेशन कर रहे हो। 161 144 माइनस 1, एलसीएम लोगे तो 169 माइनस 144 अपॉन में 144। ठीक है, ये आ गया x अपॉन 144। ठीक है, अब इसके आगे क्या करोगे, कुछ बचा ही नहीं इसके आगे, सीधे सीधे 25 आंसर ऐसे ही दिख रहा है। x अपॉन 144 ये हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया तो 1 में से 1 गया 0 अपॉन 144। 144 40 144 उड़ाओ, x बराबर 25। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। देखो 108 डिवाइड 36 इंटू 1/4 प्लस 2/5 इंटू 3/4। ठीक है, तो ये हो गया 2 दूनी 4। ठीक, उसके बाद 36 इंटू ब्रैकेट में 1/4 प्लस ऊपर 3 नीचे हो गया 5 दूनी 10। ठीक है भाई, 36 इंटू 10 और 4 का एलसीएम 20, तो 4 पंजे 20 प्लस 10 दूनी 20, तो 2 3 6। ठीक, अब यहाँ पे आ गया, इसे यहीं पे काट सकते हो, 36 गुना 6 5 11/20 हो गया, यहाँ से काट के सॉल्व कर सकते हो ना। 4 पंजे 20, 4 निम 36, तो ये आपका आ गया 6 5 11 निमा 99/5 और यहाँ क्या है 108 डिवाइड। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 108 गुणा 5/99। 9 से काटेंगे 11, 9 से काटेंगे 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60/11। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग क्रैश कोर्स के साथ जरूर ज्वाइन रहिएगा, बढ़िया तरीके से पूरी टीम लगी हुई है, नंबर आपके पास डिस्क्रिप्शन में भी है, उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। हाँ, आगे देखो, अ रूम इज इन द शेप ऑफ क्यूब। एक रूम जो है आपका वो क्यूब की शेप का है। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड प्लेस इन। जब आपके जैसे अभी ये रूम है आपका, तो इसमें लॉन्गेस्ट रोड कहाँ रखी जा सकती है, उसके डायगोनल में रखी जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आपसे वो आपको वो ये कह रहा है कि डायगोनल ऑफ क्यूब आपको दिया गया है। तो डायगोनल ऑफ क्यूब आपको जो दिया हुआ है वो है आपका 21√3, जिसका फॉर्मूला होता है a√3 बराबर 21√3, यानी साइड रूट 3 होता है वो। तो √3 से √3 कैंसिल, तो ए आपकी जो साइड है वो 21 आ गई। अब आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, यानी जिस फर्श पे आप खड़े हो। अब जिस फर्श पे आप खड़े हो वो क्या है आपका, वो आपका एज अ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्यूब की बात हो रही है ना, तो क्यूब के जितने भी फेसेस होते हैं वो एज अ स्क्वायर होते हैं। तो स्क्वायर का एरिया यानी साइड स्क्वायर होगा। यह आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ फ्लोर, तो वो हो जाएगा क्या साइड स्क्वायर। साइड 21 का स्क्वायर क्या होगा 441, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 57। 57 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। PQRS दिया है रोम्बस, ठीक है, और PQR है 70 डिग्री। तब मेजर ऑफ एंगल RPS, यानी RPS वाला एंगल बताना है। तो देखो सबसे पहली चीज जो रोम्बस होता है, आमने सामने की साइड तो उसमें इक्वल, सॉरी आमने सामने की क्या इक्वल कह रहा हूं, सारी साइड इक्वल होती है, यानी रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती है, पहली चीज। दूसरा रोम्बस आपका पैरेललोग्राम भी होता है। तो आप बोलोगे कि रोम्बस को हम एज अ पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं, और पैरेललोग्राम के बाद जब हम प्रॉपर्टी यूज करें रोम्बस की, तो हम फिर क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि जो, हाँ, जब आप प्रॉपर्टी यूज करोगे, अगर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं रोम्बस की पैरेललोग्राम की, तो जब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की हम वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं या जो आपके अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हम यूज करेंगे, तो ये एंगल 70 है, तो ये भी कितना हो जाएगा एंगल 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये हमारा एंगल 70 डिग्री हो जाएगा, तो ये है एक रोम्बस, तो यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। तो ये आपको पता है कि अगर हमारा इस तरीके से कोई एक ट्रायंगल है, अगर हम देखें एस आर और पी,
ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। इस साइड के सामने वाला एंगल ये अगर x है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये भी क्या होगा? x होगा। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल SRP एज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और एंगल S प्लस एंगल SPR प्लस एंगल SRP इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे, और ये दोनों एंगल x और x है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल S है 70 डिग्री, तो 2x बराबर हो जाएगा 110 डिग्री, और 2 से जब 110 को काटोगे तो x बराबर आ जाएगा 55 डिग्री। तो यही एंगल जो x है वही आपका क्या है? वही आपका एंगल RPS है, जो कि आपकी 55 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 58 कह रहा है 1/3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। क्या कह रहा है? 1/3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। हम किसी नंबर में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करें एंड जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाइड करें बाई 6, द रिजल्ट इज 25। तो 6x माइनस 6/3 इक्वल टू 25। 3 दूनी 6, तो 6x इक्वल टू 25 प्लस 2 इक्वल टू 27। x बराबर हो जाएगा 27/6, यानी 3 दूनी 6, 3 नेम 27, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 59 क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। A principal amount on simple interest equal to 3/10 of interest self in years. What is the rate of that? एक मूलधन जो है वो 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर अपने का 3/10 ब्याज कमाता है, यानी ब्याज की बात कर रहा है वो, कि जो एसआई है वो कितना होता है, अपना अमाउंट अगर पी है तो पी का 3/10 हो जाता है, और एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, तो पी से पी कैंसिल हो गया, ये बचा 3/10। आर हमें निकालना है कितने वर्षों में, 8/100। ठीक है, 0 से 0 गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो आर बराबर हो गया 5 तियां 15/4। 4 से काटोगे 4 तियां 12, बचा कितना 3, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितना हो गया 30। 4 सत्ते 28, बचा कितना 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 20 हो गया, तो 4 पंजे 20, 3.75%, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, ध्यान से समझना कि क्या बता रहा हूं मैं आपको। किसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि 1280 रुपए बेचने पर होती है, और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, 1920 में बेचने पर लाभ, तो लाभ कब होता है? जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 1920 माइनस सीपी। फिर लॉस होता है, लॉस कब होता है? जब आपका सीपी ज्यादा होता है, तो इसका मतलब सीपी माइनस 1280, 1280। तो ये कह रहा है कि उतना ही हानि उतना ही लाभ, यानी प्रॉफिट और लॉस बराबर है। तो यानी 1920 माइनस सीपी इक्वल टू सीपी माइनस 1280। तो 12920 प्लस 1280 इक्वल टू सीपी प्लस सीपी। तो 2 CP बराबर कितना हो जाएगा? 0, 8 2 10 का 0, 1920 प्लस 1280। ठीक है, 0 0 8 10 का 0, हासिल लगाएंगे 9 2 11 और 1 12 का 2, हासिल लगाएंगे 1 1 2 1 3 3200। तो 2 से काटेंगे, सीपी आ गया आपका 1600। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीपी आपका 1600 आ गया, तो हम 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हमारे पास होगा। तो अगर हमें 25% का लाभ चाहिए, तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। सीपी आ गया 1600, 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? 125/100। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 चौक 16 यानी 400, 4 पंजे 20 यानी 2000। 2000 रुपए आपका क्लियर आंसर, 2000 रुपए आपका क्लियर आंसर। 16 पंजे 80 का 0, हाँ 8, 16 दूनी 32, 40 का 0, 4 4 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, बाकी आप सभी लोग AIMT जरूर करिएगा, सिर्फ लाइव क्लास मत देखो, गेस्ट पेपर खुद अटेम्प्ट करो, गेस्ट पेपर आपको करना भी चाहिए अच्छी तरीके से। यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 8 मीटर 6 मीटर 22.5 सेंटीमीटर। तो मैंने हमेशा आपको बताया, जब भी आप नंबर ऑफ ईट्स नंबर ऑफ प्लेट्स निकालोगे, तो आपको जो बड़ा है उसका वॉल्यूम, बिग वॉल्यूम आपको न्यूमरेटर में रखना है, स्मॉल वॉल्यूम आपको डिनोमिनेटर में। बिग वॉल्यूम किसका होगा? सीधी सी बात है, किसी भी वॉल दीवार की बात कर रहा हूं उसका होगा। तो ये LVH लगेगा इसमें, यानी 8
मीटर, 6 मीटर, 22। तो यहाँ पे मीटर को ये ध्यान रखना है, इसमें जो यूनिट होती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो सेम होती है। तो 8 इंटू 100 सेंटीमीटर, 6 इंटू 100 सेंटीमीटर, और लास्ट वाली जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में ही है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? ऊपर वैल्यू देखो, 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखना, सेंटीमीटर तो आप हटा ही दो पहले। ठीक, फिर पॉइंट हटाया, ये हो गया 10, ये पॉइंट हटाया, ये हो गया 100। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो, पहले समझो कि क्या क्या दूर से कट रहा है। 6 से 6 कट गया, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद 25 से काटेंगे, 25 नेमा 225 कट गया। 9 से काटेंगे, ये 9 एकम 9, 11 में से 9 गया 2 यानी 22, 9 दूनी 18 बचा 4, 9 पंजे 45, 125 हो गया। ठीक है, उसके बाद 25 से अगर मैं डायरेक्ट काटूं तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है, फिर 5 से काट देता हूं, 5 दूनी ये वाला 10, 2 बचा। ठीक है, अब यहां देखो, 8 चौक 32 और दूनी 64, बाकी कुछ नहीं बचा, 2 जीरो बचे, तो 6400 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 62, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, ए रेशियो बी आपको दिया है 2:3, बी रेशियो सी आपको दिया है 4:5 और सी रेशियो दिया है आपको 5:9। ठीक है, अगर आपसे सी और डी का पूछा जाता तो आप सीधे लिख देते 5 5 5 कॉमन है तो 4 5 9 कर देते। ठीक है, अच्छा, जब आप रेशियो लेते हो ना साथ में, अब आपको ए रेशियो डी निकालना है, तो आपको ए से डी तक का पूरा कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे बी यहाँ पे और बी यहाँ पे, ये वाला बी और ये वाला बी इक्वल नहीं है, तो इक्वल कैसे करोगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से, तब ये भी आपका क्या आएगा? 12 आएगा और ये भी आपका 12 आएगा, ताकि आप रेशियो ज्वाइन कर पाओ, कंबाइंड रेशियो निकाल पाओ। ठीक है, बट जब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे भी करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 8 और नीचे 3 से करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 15। तो अब सी का आपका ज्वाइंट नहीं होगा, तो सी को भी आपको, इसको भी 3 से करनी पड़ेगी, इसको भी 3 से, तो 5 3 15, 9 3 27। अब आपका ये कंप्लीट ज्वाइंट रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बन जाएगा 8 12 15 और 27। हमें सिर्फ ए और डी का चाहिए, तो हम 8:27 ले लेंगे, क्योंकि हमें ए और डी का पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 63 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो कि जो बार ग्राफ है दे रखा है, वो आपका दे रखा है इलेक्ट्रिक बल्ब का, और हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेल। जो मैक्सिमम सेल हुई है हाईएस्ट और जो लोएस्ट सेल हुई है उसके बीच का डिफरेंस बताना है। तो हाईएस्ट सेल आपको ऐसी दिख जाएगी, हाईएस्ट सेल ये वाली है 40 और लोएस्ट सेल अगर मैं देखूं तो ये है आपकी 15। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 40 माइनस 15 यानी 25। 10 में 5 गया, 3 में से 1 गया 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 64 आपका पाई ग्राफ का, पाई चार्ट का कह रहा है, द फॉलोइंग पाई चार्ट गिवन द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स वाज 1331। तो मैथमेटिक्स की वैल्यू क्या है ग्राफ में? डिग्री फॉर्मेट में 110। तो आप कहोगे 110 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 1331। आपको निकालना क्या है? फाइंड मार्क्स ऑब्टेन इन साइंस। आपको साइंस का यानी 70 डिग्री की वैल्यू निकालनी। तो ध्यान से सुनो, 110 डिग्री की वैल्यू ये, तो 1 डिग्री की क्या हो जाएगी? 1331 अपॉन 110। हमें निकालना है 70 डिग्री साइंस की वैल्यू, तो क्या होगा? 1331 अपॉन में इंटू 70। तो 0 से 0 गया, 11 से काटा, 11 एकम 11 बचा कितना? 3 में से 11 हो गया 23। तो 11 दूनी 22 बचा 1, 11 एकम 11। ठीक है, तो 121 गुणा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8। 847 मार्क्स आपके किस में आ जाएंगे? साइंस में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर सीट इज 308 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, वो कितना है? 308। हमें निकालना है एरिया, तो इसका मतलब हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। यहाँ से 22/7 रेडियस इक्वल टू 308। 2 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, 2 चौक 8, 22 सत्ते 154। आर आपका आ गया 7 इंटू 7 49 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है एरिया। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी आर 49 इंटू 49। ठीक है, 7 से काटा, 7 सत्ते 49, 22 सत्ते 154 इंटू 49। अब पता है यूनिट डिजिट क्या है? 4 निम 36, 6 6 यूनिट डिजिट आ रही है। अब 6 यूनिट डिजिट किसमें है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, बस यहीं से आपका आंसर हो गया। ये कैलकुलेशन ट्रिक है, ये कैलकुलेशन ट्रिक है कि यूनिट डिजिट अगर आप देखोगे तो आपका 6 आ रहा है, वरना आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 154 49 यहाँ से भी कर सकते हो। 9 चौक 36 का 6, 9 चौक 36 का 6 हाथ से लगा 3, 9 पंजे 45 और 3 48 का 8 हाथ से लगा 4, 9 एकम 9 4 13, 4 चौक 16 का 6 हाथ से लगा 1, 4 पंजे 20 21 का 1 हाथ से लगा 2, 4 एकम 4 2 6,
6 8 6 14 का 4 हाथ से लगा 1 3 1 4 1 5 6 1 7 7546 तब भी ये यूनिट डिजिट है। हाँ, अगर हमारे पास 2-3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 होते तो फिर हम इससे नहीं, फिर हमें ये कैलकुलेशन करनी ही पड़ती। समझ रहे हो? अगर आपके एक ही ऑप्शन में सिर्फ 6 है तो फिर आप यूनिट डिजिट से सही कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग अपने इस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। बाकी आप लोग क्रैश कोर्स और बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।